हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में स्टेट का एग्जाम का भी बाहर चल रहा है और श्योर सक्सेस टीम यह प्रयास कर रहा है कि जितना मैक्सिमम हो सके सब्जेक्ट आपके साथ शेयर किया जाए, आपको पढ़ाया जाए, और वो भी नॉमिनल फीस के साथ। ऑनलाइन फीस मात्र 1999 है पेपर 1 का, और पेपर 2 का 2999 यानी 2999 है। जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस को। पेपर 1 में साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक राजीव सर पढ़ाएंगे और एक संजीव सर पढ़ाएंगे। अब ये दोनों ये सिलेबस डिस्कशन करके बताएंगे कि ये कैसे पढ़ाने वाले हैं, इनका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, कैसे ये टेस्ट लेंगे, कैसे आपको रिवाइज करवाएंगे, और हम लोग इसको इस सिलेबस को शॉर्ट टाइम में ही समाप्त कराएंगे, लेकिन अच्छे से। अलबत्ता ड्यूरेशन ज्यादा होगा। तो सर बारी बारी से अपने इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। सर हेलो, मैं राजीव कुमार हूँ। श्योर सक्सेस में आपको बहुत स्वागत है। जैसे दीपक सर ने ये सारे बारे में बताया कि मैं और संजीव सर दोनों मिलकर साइंस का सब्जेक्ट आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कल ही स्टेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, और जैसे ही लास्ट डेट खत्म हो गया तो आयोग ने अपना सिलेबस माध्यमिक पेपर फर्स्ट स्टेट 2023 के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों साइंस सेक्शन का आपको यहाँ पर टॉपिक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया है, कैसे आप लोग को हम पढ़ाएंगे, कैसे आप लोग को टेस्ट लेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अगर आप स्टेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान श्योर सक्सेस से जुड़कर अपना अच्छा रैंक ला सकते हैं। जो अभी हमारा संस्थान 1 तारीख से रमना रोड, रमना मस्जिद के पास शिफ्ट होने जा रहा है, वहीं से ये बैच चलेगी। तो चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट के विषय पर। देखिए, इसमें जो पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है यूनिट 1 सब्जेक्ट साइंस में, जिसका जो आपका क्वेश्चन जितना मार्क्स का होने जा रहा है 100 मार्क्स का होने जा रहा है। तो इसमें जो पहला पूछेगा आपको पादप और प्लांट से पूछेगा, मतलब प्लांट और एनिमल के रिप्रोडक्शन, उसका गुणवत्ता सुधार चयन, उसका उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीटों से कैसे रोगों से बचाव करें, मतलब जैव कृषि के बारे में। दूसरा है केमिस्ट्री का सेक्शन। हाँ, यहाँ पर एक मैं बता दूं कि फिजिक्स और बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा और संजीव सर आपके पास केमिस्ट्री का सेक्शन लेके आएंगे। तो दूसरा जो आपको टॉपिक है वो केमिस्ट्री से संबंधित। हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार झा। ये केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे क्या कि आपका सेकंड टॉपिक है, राजीव सर के द्वारा पहला बायोलॉजी बताया गया, अब मैं केमिस्ट्री जहां बीच बीच में रहेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे कि पहला ये जो वाष्पीकरण है और उष्मा का अवशोषण है। तो वाष्पीकरण के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें उष्मा का क्या रोल है, उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, उष्मा का क्षय कैसे होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी कहीं ना कहीं हीट का जो कंसेप्ट है, एनर्जी का जो कंसेप्ट है, ऊर्जा ना तो रूपांतरण का हमेशा रूपांतरण होता है, ना तो ये उत्पन्न की जाती है और ना ही ये नष्ट की जाती है, इसका स्थानांतरण होता है राजीव सर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये उष्मा जो है, ये वाष्पीकरण को, ये एक दूसरे का पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, और इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक और बात मैं आपको श्योर सक्सेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज हमारी टीम में एक चीज है, स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए, कोई भी जो टॉपिक होता है वो अपने आप में अकेला नहीं। आप गौर करने वाली बात है कि अगर वाष्पीकरण दिया और दूसरा दिया अवशोषण, राजीव सर, तो इस दोनों में कहीं ना कहीं इंटरनल रिलेशनशिप है, और इसी रिलेशनशिप को मैं श्योर सक्सेस के टीम के माध्यम से और इस कोचिंग के माध्यम से आपको अपडेट करके ऐसा बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन कम से कम समय में आपको दूंगा, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। यस सर। दूसरा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का सेक्शन है। जरा गौर करिए, ठोस, द्रव और गैस में विशिष्टता की बात कर रहा है। मतलब विशिष्टता का मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन। अब सिंपल सी बात है कि ठोस है तो उसके जो अणु होंगे आपस में बेहद सटे हुए होंगे। तो यहीं पर आप अपने मन में बैठा लें कि ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत आपस में सटे हुए होते हैं, और इसीलिए उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सबसे अधिक होती है, उससे कम लिक्विड की होती है। लिक्विड में क्या होती है कि उनके अणु जो होते हैं थोड़े से दूरी में हट करके होते हैं, अर्थात गैस से कम और ठोस से अधिक। तो ऐसा कारण से यह होता है कि द्रव का जो है विशिष्टता, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की जो शक्ति है ठोस से कम होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, अधिक होती है। और दूसरी और एक बात,
ठोस का अपना निश्चित आकार और आयतन होता है, सर उसी आगे में देखा है और सर, देखिए, आकार और आयतन घनत्व देखिए अभी विशेषता मैं बोल बता रहा रहे हैं, हूँ और आपको आके आकार, आयतन, घनत्व और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवण, जमना, बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, कुल मिलाकर के देख रहे हैं। सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को सॉलिड में बदलना, सॉलिड को ठंडे अवस्था में गर्म कर ठंडा करके फिर उसको जमने की प्रक्रिया करना, कुल मिलाकर के या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बनाना या गैस से सॉलिड में बनाना, यह ऊर्ध्वपातन का लक्षण है। Yes. तो इस प्रकार से हम ठोस, द्रव और गैस में जो उनका जो अपना स्पेशल कैरेक्टर है, यानी एक तीर से बाय वन गेट वन हम नहीं करेंगे, हम बाय वन गेट 3 करेंगे, बाय वन गेट 4 करेंगे, बाय वन गेट 5 करेंगे। चलिए आगे आप कैसे अगला देखिए, संयोग से अगला राजीव सर फिर केमिस्ट्री का ही पार्ट है। Yes, sir. जरा हम बात कर ले तो ये जो इसका जो पार्ट्स है, इसका पार्ट जो है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, समांगी और असमांगी मिश्रण। जरा गौर करते हैं, तत्व क्या हुआ कि पदार्थ की छोटी से छोटी अवस्था जिसको कि विखंडन नहीं किया जा सके, जैसे सोडियम है, Yes, sir. सोडियम का छोटा से छोटा टुकड़ा भी सोडियम ही कहलाएगा, वो कभी भी आयरन नहीं कहलाएगा, तो उसका कोई विशेषता चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। निश्चित जितने भी रूप टुकड़ों में काट से लें। इस रसायन विज्ञान में एक खूबी है कि आपको एक बैकबोन पकड़ना है, Yes. तत्व और यौगिक, और उसका एक सब्स्टिट्यूट है मिश्रण, मिश्रण। क्योंकि मिश्रण अपने आप में अनुशासनात्मक गतिविधि में नहीं रहती है। Yes, sir. जहां यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्व के आपस में निश्चित अनुपात में मिलने से बनती है, Yes. और यौगिक को डिकम्पोज करके आपस में अलग करके सेपरेट करके तत्व बनाया दिया जाता है। Yes. और तत्व अपना पहला रूप को दर्शाता है, तत्व नहीं रहेगा तो यौगिक का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वहीं मिश्रण जो है, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात को दर्शाता है, और यानी पानी में आप नमक मिला दिए, कितना नमक मिला दिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस वहीं पर आती है 2 चीज, क्या, एक समांगी आती है और एक असमांगी आती है। यानी एक अनुपात में जब अनुशासनात्मक गतिविधि से रहेगी राजीव सर, तो वहां पर हम स्टूडेंट को बताएंगे कि ये समांगी मिश्रण में एक अनुपात का फिक्सेशन होगा, और असमांगी में क्या होगा, उसका अनुपात का कोई फिक्सेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो तत्व यौगिक मिश्रण का बात किया। अब आगे हम फिर कोलाइड्स और निलंबन, मूल इकाई, इसकी बात करेंगे। कोलाइड्स की विलयन की बात करेंगे, विलेय की बात करेंगे, विलायक की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, और ये कुल मिलाकर के ये उसके अलावा हम मूल इकाई अणु की बात करेंगे। अब राजीव सर, स्टूडेंट को हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि भाई अणु और परमाणु में बड़ा फंसते हैं वो, तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं कि तत्व का छोटा से छोटा जो रूप होता है वह परमाणु होता है, और पदार्थ की छोटी से छोटी अवस्था जो होती है अणु होती है। परमाणु हमेशा फिक्स रहती है राजीव सर, लेकिन अणु जो होती है, जैसे हमको संतुलित जब करते हैं कोई समीकरण को, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, तो 2 अणु सोडियम क्लोराइड का या 4 अणु ऑक्सीजन का, हम परमाणु नहीं लेते, वहां पर परमाणु नहीं लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे जो भी स्टूडेंट में हमारे ऑनलाइन में अभी जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग का मेन पर्पस इस वीडियो को जारी करने का एक ही है कि हमें स्टूडेंट को पहले सिलेबस जो होता है सक्सेस का एक आईना होता है। अगर आईना में वो अपने इमेज को, अपने प्रतिबिंब को आपके फिजिक्स के माध्यम से अगर नहीं समझेंगे तो हमारे केमिस्ट्री में उसका कंपोजिशन बना करके उसको दवा देकर के ठीक नहीं करेंगे राजीव सर। नहीं सर। तो इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी गण इस बात को मान के चलिए कि थोड़ा सा भी ये मत सोचिए कि हमारे पास 45 दिन है या 50 दिन है या 40 दिन है। आपको यह देखना है कि अगर सिलेबस पर आप पकड़ बना लेंगे तो आपके लिए पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। यानी 70% काम आज भी हम राजीव सर और दीपक सर के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आणविक अणु और तो अणु और परमाणु हुआ। इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम करेंगे। देखिए सर, मोल की अवधारणा अब यहीं पर हम विद्यार्थी को बताएंगे कि मोल और एवोगाड्रो संख्या। अब मोल में क्या 6.022 या 6.03 दोनों देता है 10 पर पावर 23। अणु परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है वह मोल होती है। अब मोल एवोगाड्रो नंबर भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में विद्यार्थी को बताएंगे। संयोजकता जो है सर, कि संयोजकता जैसे कि किसी का भी वैलेंसी निकालना है। अब ये वैलेंसी का जुड़ाव सीधा उसके एटॉमिक नंबर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग तो कभी भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी नहीं कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 4 से अधिक होता है तो वह क्या होता है कि लेता है और उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और 4 से कम होता है तो वह क्या करता है, दे देता है।
दे देता है तो फिर भी उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के डोनर जो होता है सर वो पॉजिटिव हो जाता है और एक्सेप्टर जो हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो संयोजकता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी कंपाउंड में। इसके अलावा देखिए कितना बढ़िया चीज दिया कि रासायनिक सूत्र, निश्चित रूप से रासायनिक सूत्र दो माध्यम से बनते हैं मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी। रासायनिक सूत्र का मतलब देखिए, कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत इजी, आईना की तरह साफ है। कि रासायनिक सूत्र का क्या माध्यम है राजीव सर, कि जो तत्व एक पॉजिटिव और निगेटिव में ही अट्रैक्शन होगा, नहीं। और दूसरा क्या होगा कि रासायनिक विधि से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी कंपाउंड का हम निर्माण करते हैं और उसके तहत भी हम फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। इसके अलावा परमाणु सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। राजीव सर यहाँ पर हम विद्यार्थियों को एक चीज बताना चाहेंगे कि ऐसे तो परमाणु कहते हैं क्या कि विखंडित नहीं होते हैं, लेकिन परमाणु सही में विखंडित नहीं होते हैं, लेकिन परमाणु का जो इंटरनल एनर्जी है, जैसे हम लोगों को खाने के लिए पहले भोजन लेते हैं, आप बायोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों को बताते हैं कि पोषण, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट चाहिए। उसी तरीके से परमाणु को जिंदा रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो प्रोटॉन अपना स्थायित्व कभी भी नाभिक में नहीं रख पाएगा। जब वो नहीं रख पाएगा तो न्यूट्रॉन बेचारा जो कहीं कोने में दुबका हुआ उदास है, उसको वो सहारा प्रोटॉन कभी भी नहीं देगा। यानी और इसी कारण से, क्योंकि जितना किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 10 प्रोटॉन होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो निश्चित रूप से हम विद्यार्थियों को यह बताना चाहते हैं कि खेल खेल में आपका जो सिलेबस है, अब ये आपका आधा पढ़ाई आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हुआ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है जिसको ये मतलब चैडविक के द्वारा जो 1932 ईस्वी में खोज किया गया था, तो न्यूट्रॉन जो चार्जलेस है ना, उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। लेकिन सवाल है कि वो तो अंग है परमाणु का ही, अब परमाणु का अंग है तो कैसे उसको छोड़ देगा, उसको समाज से बहिष्कृत करेगा। सर वो भाई कमाने वाले हैं तो तीसरा अगर नहीं है तो उसको तो लेकर तो चलना ही ना पड़ेगा सर। बात है राजीव सर कि दूगो भाई में कमाने वाला जो है तो सबसे ज्यादा मेहनती जो भाई है वो इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अब वो मेहनती है इसीलिए वो प्रोटॉन जो है ये स्मार्ट भाई है। ये अपने आप को सिंहासन को नाभिक में बरकरार तो रख लिया है, लेकिन दिन रात मेहनत ये इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। सारा बॉन्ड तो यही बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं राजीव सर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम भोजन के रूप में लेते हैं, भोजन के माध्यम से, ना कि हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं। एक और बात है राजीव सर, यहाँ समस्थानिक की बात किया और समभारिक की बात किया। यानी परमाणु संख्या जब समान होती है तो समस्थानिक कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन, ट्यूट्रियम, ट्रिटियम होता है ना। क्लोरीन का भी तो समस्थानिक है। तो समस्थानिक का मतलब सीधा सा अपने हमारे ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट श्योर सक्सेस के माध्यम से हम इनको ये बता दें कि पढ़ाना एक कलाकारी है। हमको विद्वान विद्यार्थियों को नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, इसके टेक्नोलॉजी को समझा देना है, उससे समझ करके स्टूडेंट अपना परीक्षा को क्या कर देना है। क्योंकि आज के डेट में जो बीपीएससी की और जो भी परीक्षा का जो सिचुएशन चल रहा है राजीव सर, इसमें विद्यार्थियों को से ये उम्मीद आयोग कर रही है कि विद्यार्थी इस चीज वस्तु स्थिति को ग्राउंड लेवल पर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। समस्थानिक में समान परमाणु संख्या रहेगा और समभारिक में क्या होगा कि परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं। नाम से ही लग रहा है समभारी, भार समान भार वाला, समान भार वाला। नाम से है समस्थानिक, यानी स्थान का उसका सम है, यानी स्थान में परिवर्तन नहीं होगी। अर्थात परमाणु संख्या जो परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से मतलब KLMN में जो आप सेल में डिवीजन करते हैं उसी से संयोजकता का फॉर्मेशन होता है। तो निश्चित रूप से ये परमाणु संख्या उसकी एक बेहतर माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होता है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है आप लोग को वो पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है आपको बायोलॉजी से, वो भी आप बोटनी वाला सेक्शन से। इसमें क्या पढ़ना है आपको, पौधों और जंतुओं में विविधता, मतलब प्लांट्स और एनिमल में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ना।
और उसका वैज्ञानिक नामकरण, जैसे हम लोग सरसों का क्या वैज्ञानिक नाम है, मनुष्यों का क्या वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसी के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्गीकरणों का आधार है, मतलब सजीवों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले सजीवों का जो वर्गीकरण किए थे संजीव सर, वो किए थे कैरोलस लिनियस ने प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो आर.एच. विक्टर ने किया था सजीवों को 5 भागों में, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, थाइलोफाइटा ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइटा ग्रुप का पढ़ना है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग आपको सोचेंगे कि कैसे आप लोग को हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको इनपुट दे सके। अगला जो हमारा पढ़ना है वो जंतुओं के प्रमुख समूह पढ़ना है। जैसे हम लोग जंतुओं को पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में, कशेरुकी और अकशेरुकी, वो दोनों सब टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो अकशेरुकी में देखिए क्या करना है और अकशेरुकी में क्या पढ़ना है, उसमें हमको पढ़ना है जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। यार देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में आ गया है। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है वो डेवलप्ड सेल होता है और यूकैरियोटिक जो सेल होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो प्राचीन सेल होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो डेवलप सेल होती है। इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम सेल है तो सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली पढ़ना है, कोशिका भित्ति पढ़ना है। कोशिका भित्ति के कारण ही हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में विभेद करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग पढ़ना है। कोशिका के अंग कौन कौन सा हो गया, तो हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर। गोल्गी बॉडी का क्या काम है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकल का क्या काम है, फिर सेंट्रोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का क्या काम है, ये सब के बारे में सर बायोलॉजी में हमें पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है सर। अगला जो हमारा पढ़ना टॉपिक है सर, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट करके चल रहे हैं, ठीक है सर। अगला जो हमारा है क्लोरोप्लास्ट, वो पौधों के बारे में, इसी के कारण क्लोरोफिल का फॉर्मेशन। यस सर, वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिकाएं हैं जिसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं, ये सब कोशिका के ही अंग है सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंदर द्रव जालिका कहते हैं, गोल्गी काय है, क्रोमोसोम है, आधारभूत संरचना एवं संख्या, उसके बारे में पढ़ना है सर। उसके बाद उत्तक टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, फिर सिस्टम बोलते हैं, जीव बोलते हैं। जैसे किसी भी जैसे पृथ्वी पर दो ही चीज है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स का जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल कहलाती है, और नॉन लिविंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो परमाणु कहलाती है सर, कहलाती है ना सर। तो वही है कि ग्रुप्स ऑफ, जब ग्रुप्स ऑफ है हम सेल से मिलेंगे तो टिश्यू का निर्माण होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा तो जाके हमें ऑर्गन बनेंगे, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन होगा तो हमें सिस्टम होगा, और पूरा सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो एक अस्थायी जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है पादप एवं जंतु उत्तक की संरचना पढ़ना है, उसका कार्य पढ़ना है, जंतुओं में भी और प्लांट में भी। फिर उसके बाद विभाजोत्तक और अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ना है। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इससे होने वाले रोग। जैसे किससे होने वाले रोग, तो जीवाणु, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फिर वायरस के बारे में पढ़ना है, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, और उससे उत्पन्न होने वाले रोग और उससे बचाव हम लोग को पढ़ना है, ठीक है सर। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना पुनः बायोलॉजी से ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो पदार्थों को अंतर कोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण एवं विनिमय का पोषण, मतलब पोषण वाला चैप्टर पढ़ना है कि सजीव, चाहे एनिमल वाला सजीव हो चाहे प्लांट्स का सजीव, उसका पोषण कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, जैसे प्लांट अगर पोषण करते हैं तो उसमें जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और जब पेड़ पौधे खाना बना लेते हैं तो उस खाना का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद गैसीय आदान प्रदान विसरण विनिमय की हमें भूमिका पढ़ना है। ये आपको लगभग जो चैप्टर था वो बायोलॉजी का टॉपिक था, ठीक है सर। अब जो हमें पढ़ना है सर वो उच्च माध्यमिक में वो पढ़ना है सर फिजिक्स में टॉपिक। फिजिक्स में टॉपिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, इसमें जो आप जो बीपीएससी का रेगुलर क्लास करते हैं ना सर, या तैयारी करते हैं ना, वही सारा टॉपिक हम लोग अभी तक देख रहे हैं सर। वही सारा पूछना ही वाला है। जैसे पहला इसमें देखिए सर मोशन के बारे में पूछता है, ठीक है। मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो विस्थापन पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, समान वेग पढ़ेंगे, असमान वेग पढ़ेंगे, फिर सरल रेखीय में जो गति होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सर। उसके बाद त्वरण है, समान है, फिर वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे सर। फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके सर बारे में पढ़ेंगे सर। अगला जो हमें पढ़ना है फोर्स और गति के बारे में पढ़ना है। जैसे न्यूटन के गति का नियम है, जड़त्व का नियम क्या है, वेग क्या है, बल और त्वरण
का संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसका प्रारंभिक ज्ञान है सर, ज्यादा विशेष में नहीं जाना है, बेसिक कंसेप्ट है सर। उसके बाद हमें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम होता है, जी स्मॉल जी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैपिटल जी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ना है सर। उसके बाद गुरुत्व के कारण पृथ्वी जो हम पर जो फोर्स लगा रही है स्मॉल जी, वो गुरुत्व वाला हो गया। उसके बाद है सहती और भार स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड, ठीक है सर। और नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, वो वर्क पावर एनर्जी से पढ़ना है सर, ठीक है। जो हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या वर्क लगता है, एनर्जी है, शक्ति क्या है, फिर बल के द्वारा किया गया कार्य है ऊर्जा, शक्ति, गति, जन स्थैतिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम है सर। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो तैरती हुई वस्तुएं हैं, जैसे दाब और प्रनोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, अपेक्षिक घनत्व। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नाव चलती है लेकिन सुई क्या हो जाती है सर, डूब जाती है। वो भी प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना सर, बेसिक आपको पढ़ना है, ठीक है सर। आप इतना जानते हैं कि प्रारंभिक ज्ञान आप लोग को याद होगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोग आपको रिव्यू करा देंगे, रिकॉल करा देंगे, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको बता देंगे सर। उसके बाद देखिए सर, साउंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसमें हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसको में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि साउंड की प्रकृति, इसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि का वेग, मानव के सुनने का दायरा, मानव कितने फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, 3 को अपश्रव्य ध्वनि होता है, अपश्रव्य ध्वनि होता है, प्राश्रव्य ध्वनि होता है, कौन सा ध्वनि को कौन आदमी सुन सकता है, उसके बारे में जैसे है ना अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, सोनार का क्या काम है, ठीक है। मानव कान की संरचना हम लोग के बारे में पढ़ना है या सुनना है। अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ना है सर, वो पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संतुलन बनाना है। जैसे भौतिक संसाधन में क्या हो गया, वायु, जल, मिट्टी, श्वसन हेतु, दहन हेतु, तापक्रम को सीमित या विकर्ण कर, ये सब सर पूरे एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें ज्यादा आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, लग रहा है कि बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ पे आइए एक बार सीओ सक्सेस में, आप अपने सपनों को क्या कीजिए, अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और बिना स्टेट के क्वालिफाई तो आप टीचर बनेंगे नहीं सर, सवाल ही नहीं है। इसीलिए और दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला भी है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। जब इस क्लास को आप जुड़ सकते हैं स्टेट के माध्यम से, तो दिसंबर में होने वाले बीपीएससी टीचर के लिए भी आप इससे संबंधित आपको फायदा मिलेगा। अगला जो हमें पढ़ना क्या है, मृदा प्रदूषण, ठीक है सर। ये लगभग ये जो है आपको ईवीएस का चैप्टर, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस है सर, जिसमें आपको वायु जल से संरक्षण, मृदा प्रदूषण उसका संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण या उसमें कैसे छेद हो रहा है या संभावित उसका क्या खतरा हो सकता है। जैसे हमारा सर ओजोन परत क्या करता है सर, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों को क्या करता है सर, रोकता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ओजोन परत में क्या हो रहा है सर, छेद हो रहा है, जिससे पृथ्वी पर सभी तरह के सजीवों को। सबसे बड़ी बात है राजीव सर कि छेद का मतलब बहुत विद्यार्थी छेद समझ लेते हैं, लेकिन उसका लेयर का पतला, हाँ, लेयर का पतला होना होता है। और वो सवाल पढ़ेंगे कि ओजोन का जो हम लोग मोटाई है, ऑब्डक्शन विधि से मापते हैं, कैसे मापते हैं, डायरेक्टली तो स्किन कैंसर बीमारी हो जाएगी, इसीलिए उससे बचना है। हाँ सर, जैव वही है चक्रण, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये सारे के बारे में पढ़ना है। आज जो पढ़ना है वो केमिस्ट्री का प्योर सब्जेक्ट है, जो आपको संजीव सर बताएंगे, क्योंकि संजीव सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे। मतलब दोनों सर मिल के आपको स्टेट में ये जो साइंस वाला सेक्शन है आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री में जैसे अगला टॉपिक आ गया अम्ल, भस्म, लवण के सामान्य गुण, उदाहरण और उपयोग। अब देखिए कितना इजी है, आपको बतला रहे हैं कि अम्ल होता है तो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होगा, यानी क्या उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा राजीव सर। अब ये भस्म है, स्वाद में कड़वा होता है। लवण जो है वह लवण का निर्माण करता है, जैसा क्या कि अम्ल और भस्म क्षारीय होता है। अम्ल जो है सो लिटमस पेपर पर जो है सो क्या हो जाता है, नीले से लाल कर देता है, और लाल से नीला भस्म कर देता है। और लवण का गुण भी हम इसी के तहत पढ़ेंगे। उसके अलावा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, जैसे संयोजी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया। संयोगी मतलब संयोजन कैसे करेंगे, जिसको आप एडिशन के रूप में जानते हैं। विघटन का मतलब क्या सर, डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। या फिर द्वि विस्थापन, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड होता है और आपस में पहला पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव रेडिकल के साथ, और दूसरा पॉजिटिव पहले नेगेटिव रेडिकल। ये सब सारा सर आप क्लास ज्वाइन कीजिए, सारा आपको बताया जाएगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ऐसा चीज है जिसमें कि कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। खेल
में श्योर सक्सेस अगर कोचिंग का नाम है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ऐसे ही श्योर सक्सेस नाम नहीं पड़ा है। Yes, sir. सक्सेस के पहले श्योर लगा हुआ लगा है। हुआ ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो हमारे फैकल्टी हैं और हमारे जो माननीय डायरेक्टर सर हैं, ये बिल्कुल एक ही चीज पर ध्यान देते हैं कि विद्यार्थियों, अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कोचिंग के माध्यम से कैसे अपना एक पोस्ट जो है सो हासिल कर सके। Yes, sir. निश्चित रूप से इसके अलावा द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, अवक्षेपण की प्रक्रिया होती है, यानी कहीं ग्रीन कलर बनाएगा, उजला कलर बनाएगा, ये भी अभिक्रिया के दौरान। उदासीनीकरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्राप्ति, ये कुल मिलाकर के इसके संदर्भ में हम ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ेंगे राजीव सर। Yes, sir. यानी विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण में एक तो हो गया क्या कि ऑक्सीजन का जो संयोग होता है वो ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और अवकरण में क्या होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरी ओर अगर हम ले जाए राजीव सर स्टूडेंट को, तो ऑक्सीकरण में कहेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहां पर भी ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है। Yes, sir. और उसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो एक एजेंट का माध्यम का काम होता है। ठीक है, सर। और ये अवकरण में जो हाइड्रोजन जो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, तो इस रूप में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा ये भी केमिस्ट्री का ही है, धातु कर्मीय प्रक्रिया। अब ये धातु कर्मी जो काम करेगा उसी के साथ ना कर्मी लगाएगा, Yes, नहीं sir. तो वो तो निकम्मा लग जाता। निकम्मा रहेगा, अब ये धातु है तो धातु तत्व तो बहुत सारे हैं राजीव सर, Yes, लेकिन विद्यार्थियों को तो ये बताना पड़ेगा कि जो धातु होता है तो धातु के अंदर में देने की क्षमता है, Yes, यानी इलेक्ट्रॉन वो देता है। Yes, क्यों sir. देता है? क्योंकि उसके अंदर में गुण होता है, वह जो हथौड़ा से मारने के बाद चौड़ा होता है, उससे तार खींचा जाता है। Yes. पतला से पतला तार खींचने की जो सबसे नंबर 1 रैंक पर सोना है, जैसा हम लोग जानते भी हैं। हाँ, सिल्वर और एल्यूमिनियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आईना वगैरह में हम लोग, आप राजीव सर पढ़ाते हैं फिजिक्स में कि पीछे कोटिंग किया हुआ रहता है। Yes, sir. तो ये सब कुल मिला करके धातु के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी सामान्य धातुओं के गुण क्या होते हैं, यानी क्या वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, उनका रासायनिक अभिक्रिया में क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक बंधन और आबंध का सामान्य गुण, यानी बंधन का मतलब क्या, बॉन्ड, और बॉन्ड का मतलब क्या, जैसे सहसंयोजिक बंधन हो गया, वैद्युत संयोजिक हो गया और उप संयोजी बंधन। सर आधा स्टूडेंट को तो यही नहीं पता चलता कि सर बॉन्ड बनता क्यों, बॉन्ड बनता कैसे है, सही आप बात पकड़े, किसी को पता नहीं रहता। अब यहाँ पर बॉन्ड बनने के लिए हम राजीव सर जो जैसी बहुत अच्छा सवाल किए कि बॉन्ड कैसे बनता है, तो सिंपल सी बात है कि हम अगर अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, हमको अगर हमारे क्यों बोल लेंगे सर, तो हम राजीव सर का हेल्प क्यों लेंगे? अब जैसे अगर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में अगर हमारा डबल बॉन्ड का बनाता है, तो सिंपल सी बात है, हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल जो है सो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब 8 होता है तो 6 को जब इसका 2 और 6 तो अष्टक पूरा करने के लिए अष्टक पूरा करने के लिए राजीव सर 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको चाहिए। अब पहला ऑक्सीजन को चाहिए, तो ये तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि माया जो होता है बहुत बुरा चीज होता है। अगर दे देगा तो सर अपने खाली हो जाएगा और लगेगा कि अगर हमारे पास 4 से कम रहता तो देते, तो हमको उतना मलाल नहीं रहता। लेकिन 4 से अधिक होने का मतलब ही हो गया कि ये दे रहा है तो अपना दूसरा पार्टनर ऑक्सीजन को खोज रहा है, क्योंकि मेरी तरह दूसरा ऑक्सीजन भी भटकता होगा। अब यहाँ इसका भी 6 है, तो क्या करता है, आपस में ही एक बॉन्ड बना देता है, 2 को इसको देता है, 2 को इसको दे देता है, तो क्या हुआ, बना देता है, यानी सहसंयोजक बंधन बना देता है। इसके बारे में सर हम विशेष क्लास में पढ़ेंगे जी, हम लोग क्लास में विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके अलावा हम बॉन्ड के बारे में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो उपसंयोजी बंधन पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारा क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। अब सिंपल सी बात है कि विद्यार्थियों को हम बताएंगे मेंडलीव की आवर्त तालिका बताएंगे सर राजीव सर, मेंडलीव और एक मोसले। ऐसे तो उनसे पहले डोब्रेनर भी आए थे, सबसे पहले उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का ही प्रयास किया। अगर देखा जाए तो डोब्रेनर का जो त्रिक नियम था, ट्रिपल पॉइंट रूल जो था, या इसको एवरेज का नियम, औसत का नियम भी बोलते हैं। औसत नियम कहते थे, लेकिन चूंकि परमाणु भार का आधार मान करके मेंडलीव जो है बहुत हद तक सफल हुए, और आज भी पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का आवर्त नियम के तहत। सर मोसले के पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाने का जो आधार था सर, वो एटॉमिक वेट ही था सर, एटॉमिक वेट ही था। अब मोसले के कारण ही फेल हो जा रहे थे। अब मोसले सोचे कि भाई एटॉमिक नंबर के ही बेसिस पर हमारा संयोजकता वगैरह और संयोजकता रहेगा तब ये कंपाउंड बनेगा, तो चलो इसको हम परमाणु संख्या के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कर देते हैं। और इसीलिए राजीव सर
आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। Yes, sir. ना Yes, sir. चलिए विद्यार्थियों को आगे हम बताएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को अगर हम शेयर सेक्शन के माध्यम से अगर सिलेबस पर डिस्कशन करते रहे तो आधा उनका तैयारी अभी ही अब ही हो रहा है। इसके अलावे जो है, हाँ ये नहीं नीचे थोड़ा धातु कर्मी था, Yes, sir, रासायनिक ये हो गया। Yes. अच्छा एक और चीज है इसमें राजीव सर, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन नहीं, ओके सर, हाँ ओके, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे और अल्कोहल की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। सर ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। और इसमें हम कहेंगे कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में कार्बन की मौजूदगी है। Yes, sir. कार्बन जो है अपने आप में एक अधात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। Yes, sir. लेकिन हाइड्रोजन जो है सबसे, हाइड्रोजन भी बेचारा सबसे पीरियोडिक टेबल में सब फर्स्ट ग्रुप में ही रहता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जैसे आपको दो ग्रुप में इसको बांट दिया गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी एल्केन ग्रुप जो होता है राजीव सर, Yes, वो संतृप्त में चला गया, सैचुरेटेड में चला गया। Yes, sir. और एल्कीन और एल्काइन जो चला जाता है वो असंतृप्त में चला जाता है। इसके बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे। Yes. एक और बात है राजीव सर, Yes, sir. यहाँ पर हम विद्यार्थियों को बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। Yes, sir. यानी क्या, अल्कोहलिक ग्रुप है तो अब अल्कोहलिक ग्रुप में बताएंगे कि भाई जैसे ही OH आ गया, जो होता है वो अल्कोहलिक हो जाता है। उसके अलावा विद्यार्थियों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताएंगे, यानी COOH का जो कैरेक्टर होता है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। Yes, तो कुल मिलाकर के ये बताएंगे विद्यार्थियों को कि मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके OH बना दो और उसको मिथेनॉल भी कहा जाता है। लग रहा है सर क्लास पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ सर बेहद इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम लोग कोचिंग इस माध्यम से कोचिंग को हम लोग रमना रोड में जो हम लोग ले जा रहे हैं एक नई एनर्जी से, और सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं एक नई आइडियोलॉजी, जो यहाँ भी इस दिनकर चौक के पास जो हमारा जो ब्रांच है यहाँ पर स्टूडेंट का डंका बजा है, और इससे डबल ट्रिपल रफ्तार में वहाँ डंका बजेगी। Yes. क्योंकि जब हम लोग व्हेल मछली का शिकार करेंगे तभी ना एक होगा। Yes, sir. हम लोग अब जा रहे हैं व्हेल मछली का शिकार करने। Yes, sir. तो इस प्रकार से एक और बात है सर, ये हो गया। कहाँ पर थे हम? हो गया सर आपका ये हो गया सर। तत्वों का वर्गीकरण। एक और चीज है सर, ये हो गया मेंटल ये सब बता तो दिया सर। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सर इन्वायरमेंटल साइंस। हाँ, थोड़ा सा ये है सर। हमारे राजीव सर का है। यस सर। तो अगला फिर आ गया, ये हमारा बायोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। वो हमारा क्या कि हमारा पर्यावरण जो हम आसपास जो हमारा परिवेश जो होता है वो हमें उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसे पर्यावरण की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे वायु प्रदूषण का क्या समस्याएं हैं, जल वाला क्या समस्याएं हैं, पानी का क्या समस्याएं हैं, कैसे वो जो समस्याएं हैं उसको हम निपटारा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना सर। जैसे जैव विघटित, जैव अविघटित, ओजोन क्षरण, फिर पुनः ओजोन क्षरण करने वाला आ गया सर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सर अगला टॉपिक है बायोलॉजी का कि सजीव को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, जैसे सजीव कैसे कहेंगे कि सर ये सजीव है, उसका कुछ ना कुछ तो लक्षण होता होगा ना सर, कि जैसे वो श्वसन करता होगा, पोषण करता होगा, अपने आप में वो वृद्धि करता होगा, अपने जैसे संतान को वो उत्पन्न करने की क्षमता रखता होगा। ये सब जिसमें भी वो गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे सर, सजीव कहेंगे सर। तो वही चीज किसको पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है कि पौधों एवं जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन वो कैसे करेंगे, फिर उसका श्वसन, जैसे हम लोग पोषण करते हैं तो पोषण करेंगे तो पोषण हम खाना खाएंगे तो पूरा शरीर में एक ही जगह नहीं ना रहेगा, वो हमारे पूरे बॉडी में ना परिवहन करेगा। वो परिवहन कैसे माध्यम से होगा, फिर हम लोग कुछ खाना जो खाएंगे जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, जो हमारे शरीर में विषैला पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग कैसे बाहर हम अपने शरीर से निकालेंगे। ठीक है, जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे सर। बहुत इंटरेस्टिंग हमको लग रहा है सर होने वाला है क्लास, ये सेशन। क्या हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ता है, या क्या होता है ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, ऊपर क्यों बढ़ता है, जड़ नीचे क्यों बढ़ता है, किसमें क्या होता है, पौधों में गति, पौधों में हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसको मेडुला ऑब्लिंगेटा से संबंधित होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक समन्वय हेतु जंतु और पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे सर। अगला जो हमें बायोलॉजी के खुद सर कुछ ज्यादा ही लंबा टॉपिक दे दिया है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ रहता है ना सर, इसलिए कुछ हो जाता है। पौधों से जंतुओं में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर परिवार नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर।
फिर विधियों का अध्ययन करेंगे, सुरक्षित यौन संबंध जैसे HIV और एड्स रोग से संबंधित होता है, फिर गर्भवती महिला एवं महिला का स्वास्थ्य कैसे हम लोग उसको देख रेख करते हैं, ये सब सारा है, छोटा सा टॉपिक ही है। उसके बाद हम लोग सर अनुवांशिक के बारे में पढ़ेंगे, अनुवांशिक के बारे में कि एक गुण से दूसरे गुण में, दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जो ट्रांसफर होता है वो जीन के माध्यम से होता है, तो आनुवंशिकता वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सर। उसके बाद अनुवांशिक जीवन की उत्पत्ति, संक्षिप्त परिचय और जैव विकास के मौलिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां तक आपको लगभग बायोलॉजी का सेक्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगला जो आने वाला हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स से टॉपिक है। फिजिक्स में यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो करंट के बारे में पढ़ना है, विद्युत परिपथ सर्किट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम विभवांतर पढ़ेंगे, ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या होता है, कैसे हम लोग, किसको हम लोग सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, किसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसको हम लोग पैरेलल समानांतर में जोड़ते हैं, उसके संयोजन के हम बारे में पढ़ेंगे सर, संजीव सर। उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति का पावर ऑफ डिस्पैरेटेड पढ़ेंगे, PVIR में अंतर संबंध क्या है, उस दोनों में रिलेशन क्या है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर पढ़ने वाला है सर फिजिक्स में, वो मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे तार में प्रभावित होती के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में प्रभावित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे सर। धारावाही चालक बल, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग विद्युत मोटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ेंगे, फिर हम लोग सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ये सारा सर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है सर। और अगला जो हमारा है लाइट वाला चैप्टर है। लाइट के बिना तो फिजिक्स सर अधूरा है सर। हाँ अधूरा है वो, लाइट है तो, हाँ, तो सब कुछ है सर। तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, तो सब जानते हैं। उसी में हम लोग पढ़ेंगे अभिसारित, अपसारित, प्रकाश कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कैसे होता है। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। फिर हम लोग सर वक्ता केंद्र किसको कहते हैं, अक्ष किसको कहते हैं, फोकल लेंस किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, फिर प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, अपवर्तन किसको कहते हैं, फिर अपवर्तन का क्या नियम होता है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख में, मानव आंख के बारे में पढ़ना कि मानव आंख में जो लेंस लगा हुआ रहता है सर, वो भी उत्तल लेंस के बारे में रहता है। फिर उसकी दृष्टि समस्याएं, जैसे आंखों में दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया, ये सब सारा जो होता है सर वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वेग, सापेक्ष अपवर्तनांक, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विपेक्षण। ये सारा सब्जेक्ट, सारा जो टॉपिक है वो लाइट टॉपिक में को पढ़ना है, ठीक है सर। और अगला जो हमारा पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमको करना है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उसका कैसे हम लोग उचित उपयोग करें ताकि इसका जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो ज्यादा दिनों तक चल सके। उसके बाद है वन तथा वन प्राणी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम का कैसे संरक्षण करेंगे, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन कैसे हम लोग को ये पर्यावरण को संरक्षण करने में हेल्प किया था, क्या था चिपको आंदोलन, कौन किए थे, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहलू, इसके मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या बर्ड का नियम है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, स्रोत कि ऊर्जा का क्या स्रोत है, ठीक है सर। जैसे हम लोग ऊर्जा का स्रोत में जैसे नाभिकीय ऊर्जा हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे विभिन्न स्रोत में जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया सर, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस, जल, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है, ये सारा हम लोग सर पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और इस तरह से हमारा जो टॉपिक होता है ये साइंस वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट, मतलब 9th-10th के लिए जो एग्जाम होने वाला है सर स्टेट, ये उसके लिए सारा क्या था सर, टॉपिक था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम लोगों का उद्देश्य यही था, इस टॉपिक को हम संजीव कुमार झा और राजीव सर, ये दोनों और दीपक सर के मार्गदर्शन में हम लोग श्योर सक्सेस में इसलिए आज हम लोग जुटे हैं कि सबसे पहले हम जो आईना है, जो माध्यमिक शिक्षा का और उच्च माध्यमिक का, इसका सिलेबस पर जब हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों की तैयारी 50% ऐसे ही हो जाती है। लेकिन अगर हम सिलेबस पर काम ना करके डायरेक्टली अगर हम अपना वर्क पर हम अगर करते हैं तो ना तो वहां पर टीचर आपको समझ पाएंगे, ना आप टीचर को समझ पाएंगे, और ना ही आपका रिजल्ट उतना सर्टेनिटी हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो भी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अभी का जो क्लास होने वाला है, ऐसे तो क्लास श्योर सक्सेस में शुरू से ही धमाकेदार चल रही है, लेकिन इसमें और भी मॉडिफिकेशन करके हम लोग रमना रोड में जो जा रहे हैं वहां पर एक नए
अंदाज और नई नई चीजें जो है हम लोग वहां पर देंगे। जैसे क्या कि अभी क्वेश्चन ही आया था कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया। Yes, sir. तो कहने का मतलब है क्या कि चीजों को समझना है। और हम लोग विद्यार्थियों को इस बार ये भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन, मान लीजिए कि कुछ ऐसी भी क्वेश्चन है राजीव सर, जो कि विद्यार्थियों का अभी बीपीएससी क्या कर रही है कि विद्यार्थी की केवल उनके सेंस ऑर्गन देख रही है, Yes, sir. विद्यार्थी का उस क्वेश्चन पेपर पर ध्यान है कि नहीं, विद्यार्थी लाइन को समझ रहा है कि नहीं। लाइन को समझने से 5-6 क्वेश्चन सर बन रहा है। तो इस लुक में ये आप लोगों का डिस्कशन था। हम दोनों जो है राजीव सर और संजीव सर के माध्यम से इसका डिटेल डिस्कशन किया गया और आगे जो है फिर तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर किसी संस्थान से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप श्योर सक्सेस कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप क्या कर सकते हैं सर, जुड़ सकते हैं और स्टेट में आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जुड़ सकते हैं सर। यहाँ पर हम और थोड़ा सा इस चीजों को जुड़िए, सकते नहीं सर, जुड़िए सर। सकना हटाइए, क्योंकि सकिएगा तो फिर पीछे रह जाइए। यस सर। यहाँ पर समझ लीजिए कि आप लोग को हम लोग श्योर सक्सेस के माध्यम से एक ऐसा चीज देने जा रहे हैं जो शायद आपको बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं होगा। Yes, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ऐसा कदम होगा जो हम श्योर सक्सेस विद्वान नहीं बनाएंगे, लेकिन सक्सेस की जो है गारंटी जरूर लेगा, बशर्ते आप उस दशा और दिशा को समझिए और वहां पर अपने आप को एक सीट सुनिश्चित कीजिए। यस। तो फिर से कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा श्योर सक्सेस संस्थान है जो 1 तारीख से रामना रोड रामना मस्जिद के नजदीक चला गया है, तो आप वहां जाकर इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।